हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए एक नया चाइनीज ड्रामा लेकर आए हैं, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। ड्रामा की स्टार्टिंग में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम शाओ था, जो एक दुकान से पानी की बोतल खरीद रही होती है और दुकानदार से कहती है कि मुझे सबसे महंगी मिनरल वाटर की बोतल दें। यह देखकर जांग, जो हमारी फीमेल लीड है, मन में कहती है कि मुझे पता है तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। तुम उस अमीर घर के प्रिंस यान को रेस्क्यू करना चाहती हो। पहले की जिंदगी में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था। जिसके बाद हम फ्लैशबैक देखते हैं कि जांग और शाओ ने एक साथ कॉलेज में एडमिशन लिया था और दोनों ने ही 700 मार्क्स लिए थे और बहुत अच्छे से अपना एग्जाम पास कर लिया था। जिसके बाद आज ही उन लोगों ने टिंगशू यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना था, लेकिन वहाँ सिर्फ एक सीट थी, यानी उन दोनों में से किसी एक का भाग्य लग सकता था और किसी एक का ही एडमिशन हो सकता था। यह सुनकर शाओ का मूड थोड़ा खराब हो गया था। जिसके बाद वो लोग यूनिवर्सिटी में फॉर्म भरने जा रहे होते हैं। तभी जांग अपने लिए एक पानी की बोतल लेती है और वहीं एक लड़का नीचे बेहोश पड़ा होता है, जिसे सबसे पहले शाओ देखती है तो जांग जल्दी से उसके पास जाती है और उसे उठाने लगती है। तभी शाओ कहती है, क्या हो गया है, क्यों हर किसी के मामले में दखल देती रहती हो? छोड़ो, अगर हमारा एडमिशन रह गया तो जांग कहती है, नहीं, मैं इसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकती, और यान को उठाकर पानी पिलाने लग जाती है। तभी शाओ इस मौके का फायदा उठाकर यूनिवर्सिटी में अपना फॉर्म भरने चली जाती है, जिसके बाद उसे एडमिशन भी मिल जाता है, लेकिन जांग का एडमिशन यान की वजह से रह जाता है। और तभी शाओ अपने एडमिशन मिलने पर खुशियां मना रही होती है और जांग को जला रही होती है, लेकिन तभी जांग के पास एक कार आकर रुकती है और उसमें से यान बाहर निकलता है, जो जांग को एक डायमंड रिंग और फूल देकर शादी के लिए प्रपोज करता है। और यहीं से शाओ का पछतावा शुरू हो जाता है। जिसके बाद जांग तो बहुत रिच हो जाती है, लेकिन शाओ एक वेट्रेस बनकर रह जाती है। यान और जांग की शादी में वो एक वेट्रेस का काम कर रही होती है और उन दोनों को देखकर जल रही होती है। इधर यान बार बार घड़ी देख रहा होता है। तभी हम जांग के हाथ में एक अजीब सा ब्रेसलेट भी देखते हैं, जिससे कोई एनर्जी निकल रही थी, जिसकी वजह से उसकी तबीयत बहुत खराब हो रही थी। तो वो यान से कहती है कि मेरी तबीयत थोड़ी खराब हो रही है। तो वो कहता है, अच्छा, बस थोड़ी देर सब्र कर लो, फिर तुम आराम कर लेना। लेकिन तभी शाओ जांग के पास स्टेज पर आती है, जिसे देखकर वो खुश हो जाती है कि मेरी बेस्ट फ्रेंड मुझसे मिलने आई है। लेकिन वो आते ही जांग के पेट में चाकू मार देती है, जिससे वो नीचे गिरकर मर जाती है। यह देखकर यान शॉक्ड रह जाता है। जिसके बाद वो जांग का ब्रेसलेट देखता है और फिर गुस्से से पागल हो जाता है और उसी चाकू से शाओ को मार देता है। जिसके बाद वो दोनों ही जमीन पर पड़ी होती हैं और अब ये सब कुछ रिवर्स होने लगता है और उनकी आंख तब खुलती है जब जांग पानी की बोतल ले रही होती है। यानी वो दोनों पुनर्जन्म ले चुकी थीं और अब उनके पास मौका था कि वो एक दूसरे का भाग्य ले सकती थीं। तभी शाओ जांग को धक्का मारती है और दुकानदार से कहती है कि मुझे सबसे महंगी पानी की बोतल दो। तो वो उसे एक पानी की बोतल देता है, जिसे लेकर वो यान के पास भागकर जाती है। तो जांग सोचती है कि इसे क्या हुआ है, इसका व्यवहार पहले से बिल्कुल बदल गया है। मुझे लगता है ये भी पुनर्जन्म लेकर आई है। जिसके बाद वो यान को पानी पिलाती है तो उसकी दोस्तें उसे बोलती हैं कि तुम्हें फॉर्म भरना है, तुम यहाँ क्या कर रही हो, जाओ अब। तो वो कहती है, नहीं, मैं इस लड़के की मदद करूंगी। और जांग से बार बार कहती है कि जाओ, फॉर्म भराओ जाकर। तो जांग उसकी बात से काफी हैरान होती है और कहती है, अगर तुम यह चाहती हो तो ठीक है। तभी यान को होश आ जाता है और वो शाओ को थैंक यू कहता है उसकी जान बचाने के लिए, जो सुनकर शाओ तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। तभी एक बड़ी सी कार वहाँ रुकती है, जिसमें से यान का असिस्टेंट बाहर निकलता है और यान से कहता है, सर, क्या आप ठीक हैं? तो वो कहता है, हाँ, मैं ठीक हूँ, इस लड़की ने मेरी जान बचाई है। जिसके बाद वो शाओ से कहता है, कृपया हमारे साथ चलिए, मैं आपको खाने पर इनवाइट करना चाहता हूँ। तो वो कहती है, ठीक है, और बहुत खुश होकर उसकी कार में बैठकर चली जाती है। तो जैंग मन में कहती है, यानी तुम भी दोबारा से जिंदा हुई हो और तुम नहीं चाहती कि इस बार मैं यान की सेवियर बनूं, तो ठीक है, मैं ये मौका तुम्हें देती हूँ। जिसके बाद वो यूनिवर्सिटी में फॉर्म भरती है और उसका एडमिशन भी हो जाता है, जिसकी खुशी में वो अपनी सारी दोस्तों को ट्रीट देती है। तो वो सब कहने लगती हैं कि शाओ क्यों नहीं आई, वो तो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है, तो फिर वो क्यों नहीं आई? तो जांग कहती है, पता नहीं, मैंने तो बहुत टाइम से उसे देखा नहीं। तभी वेटर अंदर आते हैं और अपने रेस्टोरेंट की सबसे महंगी डिशेस और ड्रिंक टेबल पर रख देते हैं। यह देखकर वो सब दोस्तें हैरान रह जाती हैं और कहती हैं कि यह सब तो बहुत एक्सपेंसिव है, हमने तो ऑर्डर नहीं किया।
तभी वहां पर शाओ आती है, जो बहुत अच्छे से तैयार हुई थी और बहुत ज्यादा सुंदर भी लग रही थी। उसकी तो चाल ढाल ही बदल पड़ी थी, जिसे देखकर सभी हैरान थे। तो शाओ कहती है, ये सब मैंने ऑर्डर किया है। तो उसकी दोस्त कहती है, लेकिन हम ये सब अफोर्ड नहीं कर सकते। तो वो कहती है, ओह, ये सब मेरी तरफ से है, और अपना कार्ड उन सबको दिखाती है और कहती है, इसमें इतने पैसे हैं कि मैं यहाँ बैठी बैठी पूरा होटल खरीद सकती हूँ। तो वो सब लोग हैरान हो जाते हैं। और तभी शाओ की एक फ्रेंड उससे पूछती है, तुम क्या करती हो? तो वो कहती है, मुझे यान ने प्रपोज कर दिया है, और अपने हाथ का वो ब्रेसलेट सबको दिखाती है। तो वो सब और ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और कहते हैं, ये सब कब हुआ? तो वो कहती है, वो तो मुझे कब से पसंद करता था, लेकिन मैं ही उस पर ध्यान नहीं दे रही थी। फिर मैंने सोचा क्यों ना उस पर ध्यान दिया जाए, जिसके बाद मैंने उसका प्रपोजल स्वीकार कर लिया। तो वो सब कहती हैं, लेकिन ये सब हुआ कब? तो वो कहती है, तुम लोगों को याद नहीं, वो लड़का जिसकी मैंने जान बचाई थी, यन वही है। उसे मेरी अच्छी क्वालिटीज इतनी पसंद आई कि उसने मुझे प्रपोज ही कर दिया। जिसके बाद वो जांग से कहती है, तुम्हें तो अब पछतावा हो रहा होगा? तो जांग कहती है, नहीं, मुझे किस बात का पछतावा होगा? तो शाओ कहती है, यही कि अगर तुम यान की जान बचाती तो मेरी जगह तुम होती। तो जांग उसकी बातों को इग्नोर कर रही होती है, जो देखकर वो कहती है, तुम मेरी बात इग्नोर क्यों कर रही हो? वो चाहती थी कि जांग जलन महसूस करे, जैसे वो जांग से करती थी, लेकिन जांग को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। तब वो जांग की बेइज्जती करने लग जाती है और कहती है, देखो तो तुम्हारे कपड़े कितने पुराने और आउट ऑफ फैशन हैं। तो जांग कोई जवाब नहीं देती और उसे इग्नोर करती रहती है। तभी उसके फोन पर यान का मैसेज आता है, जिसे देखकर वो सबको कहती है, अच्छा एवरीवन, मेरा यान मुझे याद कर रहा है, तो मैं जाती हूँ। और वहां से चली जाती है। ये देखकर उसकी सब दोस्तें बातें करने लग जाती हैं कि इसमें कितना एटीट्यूड आ गया है। मुझे नहीं लगता कि यान इससे शादी करेगा, मुझे तो लगता है कि वो बस इसके साथ खेल रहा है। तो वो मन में कहती है, काश कि यह झूठ होता, लेकिन उसे सच में यान से शादी हो जाएगी, क्योंकि यह सब मेरे साथ हो चुका है। जिसके बाद अगले सीन में जांग बैठी कुछ काम कर रही होती है। तभी शाओ उसे अपनी तस्वीरें भेजती है, जिसमें वह बीच पर आनंद ले रही थी, और उसने ये तस्वीरें जांग को जलाने के लिए भेजी थी। तो जांग उसे ब्लॉक कर देती है। इसके बाद जांग को कॉल आती है, जो उसके टीचर की थी, जो उसे बधाई देती है और कॉलेज बुलाती है, क्योंकि आधिकारिक रूप से उसका यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया था। और ये बात उसके कॉलेज वालों के लिए बहुत गर्व की बात थी कि वहाँ की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में उनके कॉलेज से स्टूडेंट जा रही है। जिसके बाद जांग कॉलेज जाती है, जहाँ उसे बहुत प्रोटोकॉल मिल रहा होता है और उसका इंटरव्यू लिया जा रहा होता है। तभी उसकी टीचर जांग से कहती हैं कि तुम पर हम सबको बहुत गर्व है। तो जांग उन्हें धन्यवाद कहती है। इसके बाद जब वह इंटरव्यू दे रही होती है, तभी बीच में श्याओ आ जाती है और उसका इंटरव्यू बीच में ही रुकवा देती है। ये देखकर टीचर को बहुत गुस्सा आता है और वह श्याओ से कहती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? आज जांग का खास दिन है और यह पल उसका है, तुम उसका ये मोमेंट खराब नहीं कर सकती। तो श्याओ कहती है, क्या बड़ा कारनामा किया है इसने, सिर्फ यूनिवर्सिटी में ही तो एडमिशन हुआ है, और क्या, ये तो पढ़ते पढ़ते थक जाएगी, लेकिन मैं देखो मेरे पास सब कुछ है और मैं बहुत खुश भी हूँ। जिसके बाद जांग सोचती है कि आज मैंने वही ड्रेस पहनी है जिसमें यान ने मुझे प्रपोज किया था, यानी आज ही वह प्रपोज करने वाला है। लेकिन फिर वह श्याओ को देखती है, जो एक बहुत ही सुंदर गाउन में थी, और मन ही मन कहती है कि फिर आज इसने वैसे ड्रेसअप क्यों नहीं किया। जिसके बाद प्रिंसिपल वहां आ जाते हैं और श्याओ को वहां से जाने के लिए कहते हैं। इसके बाद श्याओ और भी शो ऑफ करने लगती है और कहती है कि देखो मैं कितनी खुश हूँ, मेरा ये ड्रेस, मेरे ये शूज और ये सारी ज्वेलरी तुम सबकी औकात से भी बाहर है। जिसके बाद प्रिंसिपल सिक्योरिटी को बुलवा लेते हैं और उसे बाहर निकालने लगते हैं। लेकिन तभी श्याओ गार्ड के मुंह पर थप्पड़ मारती है और कहती है कि किसी में इतनी हिम्मत नहीं है जो मुझे हाथ लगा सके। मैं मिस्टर चिन की होने वाली पत्नी हूँ, अगर उन्हें पता चल गया तो वो तुम लोगों का हाल खराब कर देंगे। तो सब लोग हंसने लग जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मिस्टर किन तुमसे शादी करेंगे? तो वह कहती है, क्योंकि मैंने उनकी जान बचाई थी, इसलिए। अगर आपको यकीन नहीं तो आप जांग से पूछ लीजिए। तो जांग कहती है, हाँ, हीट स्ट्रोक से वह बेहोश हो गए थे, तो श्याओ ने यान की जान बचाई थी, लेकिन शादी का मुझे कुछ भी नहीं पता। इसके बाद सब लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं और कहते हैं कि यान सिर्फ तुम्हारे साथ नेक दिल व्यवहार कर रहा होगा, उसकी दयालुता का मतलब यह बिल्कुल नहीं कि वह तुमसे शादी ही कर लेगा। इसके बाद प्रिंसिपल उसे कहते हैं, देखो हम तुम्हारा इसलिए लिहाज कर रहे हैं क्योंकि तुम हमारे स्कूल की स्टूडेंट हो और बहुत गरीब भी हो। तो श्याओ कहती है कि मैं इतनी गरीब हूँ कि खड़े खड़े तुम्हारा यह कॉलेज खरीद सकती हूँ, और मेरा यह ड्रेस, ये शूज,
ये ज्वेलरी और ये ब्रेसलेट देखो, इन सब की कीमत तुम्हारी सोच से भी ज्यादा है। तो जांग उसके हाथ में वह लाल रंग का धागा देखकर कहती है, लेकिन यह तो बहुत सस्ता लग रहा है। और यह बात जांग ने जानबूझकर कही थी। यह सुनकर शाओ कहती है, ओह हाँ, मैं इसे उतारना भूल गई थी। और वह धागा उतारकर डस्टबिन में फेंक देती है। तभी यान की कार रुकती है, जिसमें से वह बाहर निकलता है और उसके हाथ में एक रिंग और एक बुके होता है। इसके बाद वह सबके सामने श्याओ को प्रपोज करता है, तो वह उससे रिंग लेकर पहन लेती है और बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। तभी यान की नजर उसके हाथ पर पड़ती है जहाँ वह धागा नहीं था, और यहाँ जांग मन ही मन मुस्कुराती है और कहती है, शो तो अब शुरू होगा। इसके बाद यान शाओ का हाथ जोर से पकड़ लेता है। तो वह कहती है, क्या कर रहे हो, मुझे दर्द हो रहा है, यू आर हर्टिंग मी। लेकिन वह तो जैसे पागल ही हो गया था। कहता है, धागा कहाँ है? तो वह कहती है कि वह तो मैंने उतार दिया, मेरे ड्रेस के साथ मैच नहीं कर रहा था। तो वह कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे उतारने की, ढूंढो उसे। तो शाओ कहती है कि मैंने तो डस्टबिन में फेंक दिया। ये सुनकर वह कहता है, हाँ तो जाओ और ढूंढो। यह देखकर सब लोग हंसने लगते हैं और मन ही मन तो जांग भी बहुत खुश हो रही थी। इसके बाद शाओ डस्टबिन के कचरे को उलट देती है और उसमें से धागा ढूंढने लगती है, और काफी मेहनत के बाद उसे वह धागा मिल जाता है। उसे देखकर यान दोबारा से सामान्य हो जाता है और शाओ से कहता है, मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें चोट पहुंचाई, लेकिन यह धागा मैं एक मंदिर से लेकर आया था। यह हमारे प्यार की रक्षा करेगा, तो कृपया इसे कभी भी मेरी अनुमति के बिना मत उतारना। और यह सब देखकर जांग सोचती है कि इसने मुझे भी यही सब बताया था, मुझे अच्छे से याद है। इसके बाद यान शाओ को एक कार की चाबी देता है, जिसके बाद वह फिर से सबके सामने शो ऑफ करने लग जाती है और अपनी सारी फ्रेंड्स से कहती है कि हमारी शादी होने वाली है यहाँ की सबसे बड़े होटल में, तुम सब जरूर आना। तो वे सब उसे और यान को बधाई देती हैं और कहती हैं कि आप दोनों की जोड़ी बहुत प्यारी है। तभी जांग मन ही मन कहती है कि बेचारी अपनी किस्मत को अच्छा समझ रही है, लेकिन मुझे तो अफसोस हो रहा है इसकी किस्मत पर। जिसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं तो जांग के प्रिंसिपल उससे माफी मांगते हैं और कहते हैं कि आज हमारी वजह से तुम्हारा इतना बड़ा दिन खराब हो गया। तो जांग कहती है कि कोई बात नहीं। तो वो कहते हैं कि नहीं, मैं बाकी लोगों की तरह नहीं हूँ, मुझे पता है कि तुम्हें बुरा लगा होगा, आज तुम्हारे लिए बहुत बड़ा दिन था। जिसके बाद वो जांग को एक टिकट निकाल कर देते हैं जो वर्ल्ड लेवल पर कंपटीशन की थी, जो देखकर वो बहुत खुश हो जाती है और उनको धन्यवाद कहती है। जिसके बाद जांग शाओ के बारे में सोचने लग जाती है और मन में कहती है कि भाई, तो शाओ को लग रहा है ना कि उसकी जिंदगी बहुत अच्छी होने वाली है, लेकिन उसको नहीं पता कि उसकी जिंदगी बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाली है। यन उसको घर में कैद कर देगा और बाहर भी नहीं निकलने देगा। जिसके बाद हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि जांग तैयार होकर बाहर जा रही होती है। तभी यान उसको रोक लेता है और कहता है कि कहाँ जा रही हो? तो वो कहती है कि बाहर। तो वो कहता है कि बाहर जाने की क्या जरूरत है, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो बताओ, मैं सीधे घर पर ही मंगवा देता हूँ। तो वो कहती है कि मैं बाहर थोड़ी फ्रेश एयर के लिए निकलना चाहती हूँ। तो वो कहता है कि हाँ, तो फिर गार्डन में जाओ और जाकर फ्रेश एयर ले लो। जिसके बाद वो अपनी नौकरानियों को कहता है कि जांग पर नजर रखना, ये कहीं भी बाहर ना निकल पाए। अब प्रेजेंट में जांग कहती है कि पहले तो मेरी जिंदगी एक कैद खाने में गुजर रही थी, लेकिन इस बार मैं अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जीऊंगी। अगले सीन में जांग अपने प्रिंसिपल के साथ उस इवेंट में जाती है जहां उसकी फील्ड के सारे लोग आए होते हैं। जिसके बाद प्रिंसिपल उसको सबसे मिलवा रहे होते हैं और सब लोग जांग की बहुत ज्यादा तारीफ भी कर रहे होते हैं। तभी वहां पर शाओ आ जाती है और फिर से सबके सामने शो ऑफ करने लग जाती है। तो वहां के लोग उसको वहां से निकालने लगते हैं। तो वो कहती है कि मैं यान की होने वाली पत्नी हूँ। तो वहां पर सब लोग हंसने लग जाते हैं और कहते हैं कि यान ने सिर्फ तुम्हारे साथ खेलने के लिए तुम्हें मुंह लगाया होगा और तुम तो उसके गले ही पड़ गई हो। तो वो कहती है नहीं, मैं सच कह रही हूँ, जांग से पूछ लो। तो जांग कहती है कि मुझे तो नहीं पता कुछ। तो वो कहती है कि ये झूठ बोल रही है। तभी गार्ड उसको धक्के मारकर बाहर निकालने लगता है। तभी वहां पर यान आ जाता है और उन सबको रोकता है और कहता है कि ये सच है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है। तभी प्रोफेसर लिन कहती हैं, लेकिन ये एक बहुत बदतमीज लड़की है और मैं ऐसी लड़की को कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो वो कहता है कि मैं शाओ की तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ। तभी वो कहती हैं कि तुम्हारा जल्दी से कुछ नहीं होगा, अगर तुम चाहते हो कि सब कुछ सुलझ जाए तो इस लड़की को माफी मांगने को बोलो। तो शाओ कहती है कि मैं तो किसी से भी माफी नहीं मांगने वाली। तो यान को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन वो फिर भी खुद पर कंट्रोल करता है और उस गार्ड को मुआवजे के तौर पर 1 मिलियन दे देता है। जिसके बाद शाओ सबको कहती है कि देखा, यान मुझसे कितना प्यार करता है, ये मेरे लिए कुछ भी कर सकता है। तभी वो कुछ ज्यादा ही ओवर हो जाती है और यान से कहती है कि मुझे ये बिल्डिंग भी खरीद कर गिफ्ट कर दो।
जो सुनकर सब लोग हंसने लग जाते हैं और कहते हैं कि क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, यान ऐसा क्यों करेगा, और उसका मजाक उड़ाने लग जाते हैं। तभी शॉ को लगता है कि शायद उसने सच में बेवकूफी कर दी, तो वो यान से कहती है, आई एम सॉरी, मैं तो बस मजाक कर रही थी। लेकिन यान तो उसकी बात को सीरियस ही ले लेता है, जो देखकर सब लोग उसको पागल समझ रहे होते हैं। और यान सिर्फ 3 मिनट में वो बिल्डिंग शॉ के नाम कर देता है, जो देखकर शॉ के साथ साथ बाकी सब भी हैरान हो जाते हैं। और तभी शॉ कहती है कि अब ये बिल्डिंग मेरी है, तो अब मैं चाहती हूँ कि इन सबको धक्के मारकर यहाँ से निकाल दिया जाए, जैसे थोड़ी देर पहले ये लोग मुझे निकाल रहे थे। तो वहाँ मौजूद सारे बड़े बड़े लोग शॉ की ये बात सुनकर हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि यान हमें यहाँ से बाहर नहीं निकाल सकता, और अगर उसने ऐसा किया तो उसको बहुत बड़ा नुकसान होगा। जिसके बाद शॉ यान से कहती है कि मुझे नहीं पता, जहाँ तुमने मेरी एक रिक्वेस्ट पूरी कर दी है वहाँ दूसरी भी कर दो, ये तो इतनी बड़ी भी नहीं है। तो प्रोफेसर कहती हैं कि अगर यान ने हमें बाहर निकाला तो आज और अभी से उसकी कंपनी से सारे रिश्ते तोड़ दिए जाएंगे। तो यान सोच में पड़ जाता है, लेकिन शॉ उसको इतना फोर्स करती है कि वो मान जाता है और कहता है कि ठीक है। जिसके बाद वो सबको वहाँ से बाहर निकलवा देता है, लेकिन मन में कहता है कि शॉ तुम बस शादी तक रुक जाओ, तुमने मेरी जितनी बेइज्जती करवाई है उसका बदला मैं एक साथ ही लूंगा। जिसके बाद वो सब वहाँ से जाने लगते हैं। तभी प्रोफेसर रुकती हैं और जांग को कहती हैं कि आज हमारी मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन बहुत जल्द मैं तुमसे मिलूंगी। तो जांग कहती है ठीक है मैम। जिसके बाद जांग वहाँ से जाने लगती है। तभी शॉ कहती है देख लिया तुमने मेरी ताकत, अब तो तुम्हें पता चल ही गया होगा कि यान मुझसे कितना प्यार करता है। जिसके बाद वो जांग से कहती है कि कल टाइम से आ जाना, तुम प्लीज मेरी ब्राइडमेड हो तो तुम बैग उठाओगी, कल मैंने शॉपिंग पर जाना है। तो जांग कहती है कि मेरे पास इन सब के लिए टाइम नहीं है, इसलिए मैं तो नहीं आऊंगी। तो वो कहती है कि तुमसे पूछा नहीं है मैंने, वैसे भी मेरी शादी से ज्यादा इम्पोर्टेंट तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो जांग कहती है कि तुम मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकती। तो वो कहती है कि मैं कर सकती हूँ, वैसे भी मुझे पता है कि तुम्हारे मॉम डैड पार्ट टाइम जॉब करते हैं, और मुझे पता है कि तुम कभी भी ये नहीं चाहोगी कि तुम्हारी वजह से उनकी नौकरी चली जाए। तो जांग कहती है अच्छा, मैं आ जाऊंगी। अगले दिन शॉ शॉपिंग पर अपनी सारी ब्राइडमेड्स को साथ लेकर जाती है, क्योंकि उसे सबके सामने शो ऑफ करना होता है। जिसके बाद वो एक ज्वेलरी स्टोर में जाती है, जहां वो 30 मिलियन का एक नेकलेस पसंद करती है। जिसके बाद वो वैसे ही बहुत सारे और नेकलेस भी खरीदती है और जांग से कहती है कि देखो मेरी जिंदगी कितनी अच्छी है और कितनी सुकून भरी है, तुमने तो ऐसी लाइफ सोची भी नहीं होगी। तो जांग उसके हाथ में पहने धागे को देखती है और कहती है कि मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगी कि तुम थोड़ी लिमिट में रहो। और तभी शॉ को चक्कर से आने लगते हैं, जो देखकर उसकी दोस्तें परेशान हो जाती हैं। तो जांग कहती है डोंट वरी, ये बिल्कुल ठीक है, 2 मिनट में ठीक हो जाएगी। और होता भी यही है, 2 मिनट में शॉ बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है। तभी उसकी फ्रेंड उससे कहती है क्या तुम ठीक हो? तो वो कहती है हाँ बिल्कुल मैं ठीक हूँ। जिसके बाद वो लोग ज्वेलरी लेकर वेडिंग ड्रेस लेने जाती हैं और बुटीक की मैनेजर से कहती है क्या मेरा वेडिंग ड्रेस रेडी है? तो वो कहती है हाँ, जैसे आपने मुझे बताया था बिल्कुल वैसे ही मैंने आपका ड्रेस तैयार किया है। जिसके बाद वो उसे वेडिंग ड्रेस दिखाती है, जो बहुत ही ज्यादा सुंदर था। और शाओ की सारी दोस्तें उस ड्रेस को देखकर हैरान रह जाती हैं और कहती हैं क्या इसमें डायमंड्स लगे हुए हैं? तो वो मैनेजर बताती है कि हाँ, इसमें डायमंड्स लगे हैं और ये ड्रेस खास तौर पर मैडम के कहने पर तैयार करवाया गया है। जिसके बाद वो वेडिंग ड्रेस ट्राई करके देखती है, जिसमें वो बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही होती है, एकदम किसी परी जैसी। जिसके बाद वो जांग को भी ड्रेस ट्राई करवाती है और जांग उस सादे से ड्रेस में भी बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही होती है, जिसे देखकर शॉ फिर से जलने लगती है। तभी उसे चक्कर आने लगते हैं और उस रेड थ्रेड से नेगेटिव एनर्जी निकलने लगती है। जिसके बाद शॉ बेहोश होने लगती है, लेकिन थोड़ी ही देर में वो फिर से ठीक हो जाती है। तो उसकी दोस्तें उसे हॉस्पिटल चलने को कहती हैं, लेकिन शॉ मना कर देती है और कहती है कि मैं बीमार थोड़ी हूँ। तो जांग कहती है हाँ ठीक है, तुम बीमार नहीं हो, लेकिन मुझे लगता है तुम्हें एक बार चेकअप करवा लेना चाहिए। तो शॉ कहती है तुम क्या कहना चाहती हो कि मैं मेंटली इल हूँ? ये सुनकर जांग चुप हो जाती है और उसे याद आता है कि जब उसे चक्कर आने शुरू हुए थे तब डॉक्टर ने कहा था कि ये सब सिर्फ थकान की वजह से होता है, लेकिन इसके पीछे की वजह तो कुछ और ही थी। उस थ्रेड का रंग रेड से ब्लैकिश रेड होता जा रहा था। जैसे जैसे शाओ पैसे खर्च कर रही थी, वैसे वैसे वो मौत के और पास जा रही थी। जिसके बाद हम फ्लैशबैक में जांग को देखते हैं, जिसे यान उसी ज्वेलरी स्टोर में लेकर आता है और कहता है कि अपने लिए कुछ अच्छा सा ले लो। तो जांग कहती है कि नहीं, मुझे नहीं चाहिए। तो वो गुस्सा हो जाता है
और कहता है कि बोला ना ले लो। तो जांग डर जाती है और कहती है कि मुझे वो वाला नेकलेस चाहिए। तो वो उसे वो 30 मिलियन का नेकलेस ले देता है। जोते ही वो थ्रेड थोड़ा सा ब्लैकिश हो जाता है और उसके साथ ही जांग को चक्कर आने लगते हैं और वो बेहोश हो जाती है, जिसके बाद यान उसे पकड़ लेता है और स्माइल करता है। अब यान जबरदस्ती उसे शूज, बैग्स, ज्वेलरी दिलवाने लगा था, यहाँ तक कि वो पूरी स्ट्रीट खरीदकर उसे दे देता है। और वक्त के साथ साथ जैसे जैसे ये एक्सपेंसिव चीजें उसके पास आती जा रही थीं, वैसे वैसे उसकी हेल्थ खराब होती जा रही थी। जिसके बाद अब प्रेजेंट में शाओ अपने ड्रेस को पैक करने को कहती है। अब उसे अपनी वेडिंग डे का ही इंतजार था बस। जिसके बाद अगले सीन में हम शाओ को देखते हैं, जो ब्राइड बनी होती है और बहुत प्यारी लग रही होती है। और जांग भी एक सिंपल सा ड्रेस पहनकर वहां आती है। तो शाओ कहती है कि मैंने खुद ये ड्रेस पिक किया था, फिर भी मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाई, अब भी तुम गरीब ही लग रही हो। तो जांग उसे बातों बातों में उस थ्रेड के बारे में बताने की कोशिश करती है और कहती है, क्या तुमने नोट किया है कि आजकल तुम्हारी तबीयत इतनी खराब क्यों रहने लगी है। तो शाओ उस पर ही इल्जाम लगा देती है और कहती है कि मुझे तो लगता है कि तुम ही मुझे ड्रग्स दे रही हो, तभी आजकल मुझे चक्कर आ रहे हैं। तो जांग कहती है, क्या फालतू बातें कर रही हो, तुम भी जानती हो कि मेरी तुम्हारे तक कोई पहुंच नहीं है, मुझे बस तुम्हारी फिक्र हो रही थी और कुछ नहीं। तो वो थोड़ा शांत हो जाती है और कहती है, अच्छा अब तुम मेरा मूड खराब मत करो। तो जांग कहती है, मैं बस चाहती हूँ कि तुम ठीक रहो, इसलिए मैं तुम्हें बार बार वार्न कर रही हूँ। तभी वहाँ पर यान आ जाता है और शाओ से कहता है कि ये ड्रेस उतारो, ये इतनी अच्छी नहीं लग रही, ये ड्रेस पहन लो, मैं खास तौर पर तुम्हारे लिए ही लाया हूँ। जिसके बाद वो शाओ के ना चाहने पर भी सर्वेंट्स को इशारा करता है, जो उसे चेंजिंग रूम में ले जाती हैं और उसके कपड़े बदलवा देती हैं। और वो ड्रेस देखकर जांग को याद आता है कि यन ने उसे बताया था कि ये उसके एंसेस्टर्स का ड्रेस है। जिसके बाद जांग जब यन के पास अकेली होती है तो वो जांग के पास आने लगता है और जांग उससे दूर दूर हो रही होती है। तो यन उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि तुम मुझसे भाग क्यों रही हो, मैं कोई भूत थोड़ी हूँ जो तुम्हें खा जाऊंगा। तो वो कहती है, नहीं मैं भाग नहीं रही। तभी वो उसके हाथ में वही रेड धागा पहना देता है, जिसे देखकर जांग डर जाती है और उसे कहती है कि मुझे नहीं। ये तभी वहाँ शाओ आ जाती है और जांग को कहती है कि तुम मेरे हस्बैंड को सिड्यूस करने की कोशिश कर रही हो, तुम तो बहुत ही चालाक औरत हो, मैंने तुम्हें अपनी बहन समझा और तुम क्या कर रही हो। तो वो कहती है कि बकवास बंद करो और वो धागा फेंककर चली जाती है। जिसके बाद शाओ गुस्से में उस धागे पर अपना जूता रख देती है और कहती है, पता नहीं खुद को क्या समझती है। तो यान को एकदम से गुस्सा आ जाता है और वो शाओ को एक थप्पड़ मारता है और कहता है कि ये उठाओ। तो वो कहती है कि तुमने मुझे इसके लिए मारा। तो वो कहता है कि मैंने कहा कि इसे उठाओ। तो वो उस धागे को उठाती है तो वो उससे वो धागा पकड़ लेता है और कहता है कि ये धागा मेरे एंसेस्टर्स का है, इसलिए मैं इसकी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता। और शाओ से कहता है कि बस हमारी शादी शुरू होने वाली है, तो तैयार रहो। जिसके बाद शाओ वेडिंग वेन्यू में एंटर करती है, जहाँ जांग उसकी ब्राइड्समेड थी। तो वो उसका हाथ पकड़ने के लिए उसके पास आती है। तो वो जांग से कहती है कि तुम्हें पता है आज मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि आज मैंने अपनी किस्मत बदल ली। मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि ये पैसा, ये सारे गिफ्ट्स, ये सब कुछ तुम्हारी किस्मत का था जो मुझे मिल गया। तो जांग उसकी बात ना समझने का नाटक करती है। जिसके बाद वो उसे कहती है कि मैं रीबॉर्न हुई हूँ और मैं थक गई थी अपनी गरीब लाइफ से, इसलिए इस बार मैंने यान को बचाया ताकि यान मुझे चूज करे और तुम्हारी जगह मैं ले लूं। और देखो मैं जीत गई। तो जांग उसे कोई जवाब नहीं देती, बल्कि उसे यान तक ले जाती है। तभी यान शाओ से कहता है कि मैं आपके लिए कुछ गिफ्ट लाया हूँ और सर्वेंट्स को इशारा करता है। तो वो गोल्ड की ब्रिक्स और ज्वेलरी और 6 लग्जरी कार्स और अपनी कंपनी में 20% के शेयर्स उसके नाम पर कर देता है, जो देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं कि शाओ कितनी लकी है, अब तो तुमको ये सब मिला। तभी जांग दूर खड़ी ये सब देख रही होती है और मन में कहती है कि जैसे ही ये सब कुछ शाओ एक्सेप्ट करेगी, वैसे ही सब कुछ बदल जाएगा और उसके हाथ में पहना धागा ब्लैक हो जाएगा। इधर यान शाओ को एक गोल्ड रिंग दिखाता है और कहता है कि ये हमारी खानदानी रिंग है और उसे पहना देता है, जिसके साथ ही वो धागा ब्लैक हो जाता है और पूरे हॉल की लाइट भी डिम हो जाती है। और साथ ही शाओ को कोई दिखता है, जिसे देखकर वो चिल्लाने लग जाती है और कहती है, नहीं मेरे पास मत आना, और बेहोश हो जाती है। जिसके बाद बैंक्वेट में आए सारे लोग भी थोड़ा डर जाते हैं और कहते हैं कि यहाँ तो बहुत ठंड है, यहाँ तो बैठा भी नहीं जा रहा, और देखो तो ब्राइड को बेहोशी हो गई है। तो यान कहता है, अरे कुछ नहीं हुआ, वो तो बस इसे थोड़ा मेंटली प्रॉब्लम है और कुछ भी नहीं। तभी जांग सोचती है कि आखिर शाओ को ऐसा भी कौन दिख गया, और गौर से देखने लग जाती है। तब उसे एक ब्लैक हुडी वाली औरत दिखाई देती है, जिसे देखकर वो डर जाती है। सीन यहीं पर कट होता है।
जेंग को जब होश आता है तो वो एक रूम में होती है और उसका सर बहुत ही ज्यादा दुख रहा होता है, जिसके बाद वो सोचने लग जाती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। वो तो पार्टी में थी, तभी उसे किसी के आने की आवाज आती है तो वो फिर से सोने का नाटक करती है। तो वो कोई और नहीं बल्कि यान और वही औरत होती है। तभी यान कहता है कि मेरी समझ नहीं आ रहा, इस पर असर क्यों नहीं हो रहा। तो वो औरत कहती है कि होगा असर जरूर प्यार से, नहीं तो डर से। तो वो कहता है डर कैसे। तो वो औरत कहती है मैं बताती हूँ, और जांग की तरफ देखकर हंसने लग जाती है और कहती है कि मुझे पता है कि तुम जाग रही हो, उठ जाओ। सीन यहाँ कट होता है। जांग शाओ की वेडिंग में ही थी और मन में कहती है कि अब मैंने अपनी किस्मत बदल दी है, अब मैं वही कर सकती हूँ जो मैं करना चाहती थी, और मेरी मंजिल अब यूनिवर्सिटी में है। जिसके बाद हम उसे यूनिवर्सिटी में देखते हैं, जहाँ टीचर पूरी क्लास को बताती है कि वैसे तो इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला हर स्टूडेंट ही बहुत अमेजिंग है, लेकिन आज हमारे पास एक ऐसी स्टूडेंट है जिसने पूरे मार्क्स लेकर अपनी एक अलग जगह बनाई है, और मैं जांग को स्टेज पर बुलाना चाहती हूँ ताकि वो आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करे। जिसके बाद जांग तो बहुत ज्यादा नर्वस हो रही होती है, लेकिन टीचर उसे कहती है कि आप नर्वस मत हो, बस 2 लाइंस बोल दें। तो जांग बोलने लगती है और कहती है कि हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम, और तभी उसे चक्कर आने लगते हैं और वो बेहोश हो जाती है। और जब उसकी आंख खुलती है तो वो हॉस्पिटल में थी और उसके पास उसकी टीचर थी। तो वो टीचर से कहती है मुझे क्या हुआ, मैं यहाँ क्यों हूँ। तो वो कहती है कि क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं। तो जांग कहती है कि नहीं, मुझे कुछ भी याद नहीं। तो टीचर हैरान हो जाती है और उसे कहती है कि अच्छा चलो तुम फिर रेस्ट करो, लेकिन जांग उनके फेस एक्सप्रेशंस देखकर परेशान हो जाती है। जिसके बाद वो बाहर जाती है और यूनिवर्सिटी की लड़कियों से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वो सब भी उससे दूर भाग रही होती हैं। अब तो जांग को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। वो कहती है कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, कहीं मैं फिर से उस लाल धागे के चक्कर में तो नहीं फंस गई, लेकिन मेरे हाथ में तो धागा है ही नहीं। तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है, मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, क्या करूं। जिसके बाद उसे प्रोफेसर लिन की बात याद आती है तो वो उन्हें मैसेज करती है। तभी प्रोफेसर का आंसर आता है कि मैं लैब में हूँ, आ जाओ। तो वो उनके पास लैब में जाती है, जहाँ वो जांग को बैठने को कहती हैं। तो जांग कहती है कि मुझे आपसे कुछ पूछना है। तो वो कहती हैं हाँ पूछो। तो जांग कहती है कि आज क्लास में जो हुआ मुझे कुछ भी याद नहीं। जिसके बाद वो उसे आज की रिकॉर्डिंग दिखाती है, जो देखकर जांग एकदम से शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि जब वो बेहोश हुई थी तब वो बेहोश नहीं हुई थी, बल्कि उसने स्पीच दी थी, लेकिन वो कहीं से भी जांग नहीं लग रही थी, वो कोई और ही थी। उसने सबको कहा कि तुम सब मेरा एक्सपीरियंस जानना चाहते हो, तुम इसके काबिल भी हो, क्या तुम लोग तो मेरे लेवल तक आ ही नहीं सकते, चाहे जो भी कर लो। और उसकी इस स्पीच को टीचर और स्टूडेंट्स हैरान होकर सुन रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं कि ये एकदम से सब बदल कैसे गया। जांग तो इतनी स्वीटली स्टेज पर आई थी, लेकिन अब इसे क्या हो गया। और अब जांग वो वीडियो देखकर अपने दिमाग पर बहुत जोर डालती है, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं आता। जिसके बाद प्रोफेसर लिन कहती हैं कि मैं भी तुम्हारी ये वीडियो देखकर बहुत हैरान हो गई थी, क्योंकि तुम ऐसी लड़की नहीं हो। तो वो कहती है कि नहीं, मुझे बस ये याद है कि मैं स्टेज पर गई थी और उसके बाद मैं बेहोश हो गई थी, इससे आगे क्या हुआ मुझे कुछ भी याद नहीं है। अब ये सब मैंने कब बोला, मुझे नहीं पता। तो प्रोफेसर लिन कहती हैं कि कभी कभी हमारा दिमाग खुद से ही चीजों को इमेजिन करने लगता है, मुझे लगता है कि तुम्हारे साथ भी कोई ऐसा ही प्रॉब्लम है। तो जांग मन में कहती है कि अब मैं इन्हें कैसे बताऊं कि मेरे साथ क्या प्रॉब्लम है, और अगर मैंने इन्हें बता भी दिया तो क्या ये मुझ पर यकीन करेंगी। जिसके बाद वो प्रोफेसर से कहती है क्या आप मुझ पर यकीन करेंगी। तो वो कहती हैं कि ये तुम कैसी बातें कर रही हो, मैंने न्यूरोलॉजी में मास्टर किया हुआ है, तो मेरा तो काम ही यही है कि मैं सामने वाले के दिमाग को पढ़ सकूं, और तुम मुझसे ये बात कह रही हो कि मैं समझ नहीं सकूंगी। तो जांग मन में कहती है कि रीबॉर्न वाली बात के अलावा मैं उन्हें सब बता देती हूँ। जिसके बाद हम एक सीन में देखते हैं कि जांग ने वो रेड थ्रेड उतारने की कोशिश की थी, लेकिन वो उतर नहीं रहा था, तो उसने उसे काट दिया था। लेकिन जैसे ही उसने उस धागे को दूर किया तो उसका सर दर्द से फटने लगा, तो उसने फिर से धागे को अपने हाथ पर बांध लिया। जिसके बाद प्रेजेंट में अब जांग प्रोफेसर लिन से कहती है कि मैं चाहकर भी उस धागे को खुद से दूर नहीं कर पाती, और उस लाल रंग के धागे की वजह से ही मेरे साथ ये सब हो रहा है। मुझे पता ही नहीं चलता कि कब मैं कोई और बन जाती हूँ या फिर मुझे चक्कर आने लग जाते हैं। और ये बात सुनकर तो प्रोफेसर भी परेशान हो जाती हैं और सोचने लग जाती हैं। जिसके बाद वो जांग से कहती हैं यानी तुम ये कह रही हो कि ये सब कुछ उस लाल धागे की वजह से हो रहा है। तो जांग कहती है, हाँ। तो वो कहती हैं, क्या तुम्हें पता है कि वो धागा किस चीज से बनता है?
तो वो कहती है कि मुझे इस बात का तो बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि वो किस मटेरियल से बना है। फिर वो कहती हैं कि अगर हमको एक बार ये पता चल जाए कि ये धागा बनता किस चीज से है तो सब कुछ आसान हो जाएगा। और वो जांग को कहती हैं कि तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा बहुत जल्द। जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है और सोचने लग जाती है कि जैसे ही मैं उस लाल धागे के बारे में कोई सबूत लेकर आऊं, यान मुझसे जरूर कुछ जानकारी साझा करेगा कि वो धागा बनता कैसे है। इसके बाद वो यान के घर जाने का फैसला करती है और जैसे ही वो यान के घर जाती है तो गार्डन में उसे शव मिल जाती है जो काफी बदली बदली लग रही थी। जांग कहती है तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो वो कहती है कि मैंने और कहाँ होना है, यहीं तो होना है और कहाँ जाऊंगी, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो वो कहती है कि तुम यहाँ ये देखने आई हो कि मैं कैसी जिंदगी जी रही हूँ, देखो मैं बहुत खुश हूँ। जिसके बाद जांग उसे कहती है कि मुझे अब जाना चाहिए और वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी वो याओ याओ के व्यवहार के बारे में सोचने लगती है और मन में कहती है कि वो इतनी नॉर्मल कैसे थी, कुछ तो गड़बड़ है। इसके बाद वो दोबारा उसके पास जाती है तो वो जूस पी रही होती है और कहती है कि मुझे पता था कि तुम वापस जरूर आओगी, और कहती है कि तुम उस लाल धागे के बारे में ही पता करने आई हो ना। तो जांग कहती है कि तुम्हें कैसे पता चला? तब वो खड़ी हो जाती है और कहती है देखा, मैंने बिल्कुल ठीक अंदाजा लगाया था, तुम रिबॉर्न हुई हो तभी तो तुम्हें ये सब पता है। तो जांग फिर से नाटक करने लगती है जैसे उसे कुछ नहीं पता। तभी शाओ एक ट्रिक खेलती है और जांग को इमोशनल ब्लैकमेल करने लगती है और कहती है कि अगर तुम्हें कुछ पता है तो बता दो, इससे मेरी मदद ही हो जाएगी, क्या पता हम दोनों मिलकर उस समस्या का कोई हल निकाल लें। तो जांग फिर भी उसे बहाने बनाने लगती है और कहती है कि क्या तुम्हें याद है जब हम दोनों साथ में स्कूल गए थे, कितना मजा आया था ना। तब शाओ चुप हो जाती है, जिसके बाद जांग कहती है कि मुझे पता था कि तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं होगा क्योंकि तुम शाओ हो ही नहीं। अब बताओ शाओ के साथ क्या किया तुमने? तभी वो औरत हंसने लगती है और अपना मास्क उतारती है और कहती है मानना पड़ेगा, बहुत चालाक हो तुम। जांग उसे देखती है तो पता चलता है कि वो शाओ नहीं बल्कि वही हुडी वाली औरत थी। जांग वहाँ से डरकर भागने लगती है, लेकिन तभी वो उस पर जादू करती है और जांग वहीं पर फ्रीज हो जाती है। जिसके बाद जांग कहती है कि तुम्हारा जादू मुझ पर कैसे चल गया, मेरे पास तो कोई लाल चीज नहीं है। तभी वो औरत उसके जूतों के लेस को लाल कर देती है। जिसके बाद वहाँ यान आ जाता है। यान जांग को टच करने लगता है और कहता है कि जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तभी मैंने तय कर लिया था कि मेरा पहला शिकार तुम ही होगी। वो तुम्हारी दोस्त तो जबरदस्ती बीच में आ गई और तुम्हें पता है उसने तो तुम्हारे और अपने बारे में सब कुछ बता भी दिया, ये भी कि तुम दोनों रिबॉर्न हुई हो। लेकिन देख लो, फिर भी तुम अपने भाग्य को नहीं बदल पाई। जिसके बाद वो उसे वही लाल जोड़ा पहनाता है और उसके हाथ में वो धागा भी डाल देता है। जांग कहती है ठीक है, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। तो वो कहता है कि हाँ बोलो, क्या शर्त है? तो वो कहती है कि पहले मैं शाओ को देखना चाहती हूँ कि वो जिंदा भी है या नहीं, क्योंकि मुझे तुम लोगों पर भरोसा नहीं है। तो यान कहता है लो बस इतनी सी बात, चलो। जिसके बाद वो औरत जांग को अनफ्रीज करती है और अपने साथ एक कमरे में ले जाती है जहां उन्होंने शाओ को रखा हुआ था। उसे इतना मारा पीटा गया था कि उसके मुंह की हालत बहुत खराब हो चुकी थी और उसके चेहरे पर जगह जगह चोट के निशान थे। वो जैसे ही जांग को देखती है तो कहती है शुक्र है तुम आ गई, प्लीज मुझे बचा लो जांग, मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है, मुझे छोड़कर मत जाना। तभी वो औरत उसे धक्का देती है तो शाओ कहती है मुझे यहाँ नहीं रहना। तब जांग उस औरत से कहती है सब्र रखो, मैं चल रही हूँ तुम्हारे साथ। जिसके बाद वो यान से शादी कर लेती है, लेकिन तभी वो धागा जांग के हाथ से खुद ही कटकर गिर जाता है, जो देखकर यान और वो औरत दोनों हैरान रह जाते हैं। वो कहते हैं कि सच बताओ तुमने क्या किया है? तो जांग कहती है मैंने तो कुछ भी नहीं किया, तुम्हारे सामने ही तो खड़ी हूँ, मैं भला क्या कर सकती हूँ? तो यान कहता है कि कुछ तो किया है तुमने। जिसके बाद वो उसका हाथ चेक करता है, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं होता। तब वो औरत जांग से कहती है मुझे पता है तुमने कोई चालाकी तो जरूर की है। जिसके बाद जांग को याद आता है और हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि प्रोफेसर लिन और जांग उस लाल धागे के बारे में सारे पेपर्स में कुछ ढूंढ रही होती हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिल रहा होता। तब जांग कहती है मुझे नहीं लगता कि हमें कुछ मिलेगा। तो प्रोफेसर लिन कहती हैं नहीं, जरूर मिलेगा, तुम सब्र रखो। और तभी उन्हें एक लिफाफे में लाल धागे के बारे में लिखा हुआ मिलता है, जिसमें लिखा होता है कि इस धागे की मदद से आप दुनिया में किसी को भी अपने काबू में कर सकते हैं। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि इसके साथ ही इसके तोड़ के लिए एक पेंडेंट भी होता है। अब प्रेजेंट में वो औरत जांग के गले में वही पेंडेंट देख लेती है और कहती है अच्छा, तो तुम मुझसे चालाकी कर रही थी। जिसके बाद वो उसके गले से वो पेंडेंट उतार देती है
और एक और लाल धागा जांग के हाथ में पकड़ा देती है। ये देखकर अब जांग सच में डर जाती है और भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो लोग उसे पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि कहाँ भाग रही हो, अभी तो तुम काबू में आई हो, कहीं नहीं जा सकती। और वो लोग जबरदस्ती उसे वो धागा पहनाने ही वाले होते हैं कि तभी वहाँ पुलिस आ जाती है प्रोफेसर लिन के साथ। लेकिन जैसे ही वो अंदर आती हैं, वैसे ही वो देखती हैं कि अंदर ना तो जांग है और ना ही वो औरत, सिर्फ यान अकेला खड़ा होता है। तो वो यान से कहती हैं कि जांग कहाँ है। तो वो एकदम अनजान बन जाता है और कहता है कि मुझे कैसे पता होगा मैडम कि जांग कहाँ है, मेरा जांग से क्या लेना देना। तो वो कहती हैं कि ज्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि जांग यहीं है, उसने मुझे यहाँ आने से पहले बताया था कि वो यहीं आ रही है। तो यान कहता है, ओह, अगर आपको लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आप खुद चेक कर सकती हैं। तो वो कहती हैं कि मुझे पता है जांग यहीं है, तो प्लीज आप बता दें कि जांग कहाँ है, नहीं तो तुम मुझे जानते नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक करूंगी। तो वो कहता है, मैडम ये आप हैं, इसलिए अब तक मेरे सामने खड़ी होकर बोल रही हैं, नहीं तो किसी की भी हिम्मत नहीं होती कि मेरे ही घर में मुझे बिना बताए पुलिस लेकर आए और फिर मेरे घर की तलाशी ले। मेरी शराफत का आप गलत फायदा मत उठाइए, मैं आपकी इज्जत करता हूँ, इसलिए अब तक चुप हूँ। तभी प्रोफेसर लिन की नजर उस जेड पेंडेंट पर पड़ती है, तो वो कहती है कि ये देखो, ये तो जांग का ही है, मैंने खुद उसे दिया था, अब तुम और झूठ नहीं बोल सकते, अब मुझे बताओ जांग कहाँ है। तो वो कहता है, अरे ये पेंडेंट तो मैंने एक लोकल मार्केट से खरीदा था, मुझे नहीं पता कि आपके पास भी ऐसा ही है, और आपने अब मेरा बहुत समय बर्बाद कर दिया है, तो अब आप जा सकती हैं। तो वो कहती हैं कि नहीं, मैं जांग को लिए बिना कहीं भी नहीं जाने वाली, और पुलिस से कहती हैं कि प्लीज आप लोग सर्च करें, जांग यहीं कहीं मिलेगी। जिसके बाद हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि यन और वो औरत जांग के साथ जबरदस्ती कर रहे होते हैं और वो धागा उसके हाथ में डाल रहे होते हैं। तभी उस औरत को महसूस होता है जैसे कोई आ रहा है, तो वो जांग के सामने एक चुटकी बजाती है, जिससे वो एकदम शांत हो जाती है। फिर वो यान से कहती है कि 12 बजे से पहले हमें ये सब कुछ करना होगा, नहीं तो देवता हमसे खुश नहीं होंगे। तो यान कहता है ठीक है, जिसके बाद वो औरत जांग को अपने साथ ले जाती है। अब प्रेजेंट में 12 बजने में कुछ ही समय बाकी था, तो यान चाहता था कि वो लोग जल्दी से वहां से चले जाएं, ताकि वो लोग अपना जादू शुरू कर सकें। जिसके बाद वो पुलिस वालों को भगाने के लिए उन पर चिल्लाने लगता है और उन्हें वहां से भगा देता है। पुलिस तो वहां से चली जाती है, लेकिन प्रोफेसर लिन नहीं जाती और वो कहती हैं कि मुझे पता है जांग यहीं है और उसे लिए बिना मैं यहाँ से हिलूंगी भी नहीं। जिसके बाद वो शाओ के कमरे तक पहुंच जाती है, जहाँ शाओ उन्हें देखकर रोने लग जाती है और कहती है कि प्लीज मुझे बचा लीजिए। तो प्रोफेसर लिन कहती हैं, मुझे पता है जांग भी यहीं कहीं है। जिसके बाद वो जांग को ढूंढने लगती है और उन्हें जांग एक जगह मिल भी जाती है। जिसके बाद वो उसे बचाने की कोशिश करती हैं, लेकिन तब तक जांग शैतान का रूप धारण कर चुकी थी और वो प्रोफेसर लिन की खूब धुलाई करती है, लेकिन वो हार नहीं मानती। जिसके बाद जांग पर से जादू टूटने लगता है और अब जांग अपने होश में आ जाती है, लेकिन प्रोफेसर लिन काफी जख्मी हो जाती है। जिसके बाद उन दोनों को पुलिस पकड़ कर ले जाती है और शाओ तो अपनी याददाश्त ठीक हो चुकी थी और पूरी तरह पागल हो गई थी। उसे देखकर जांग और प्रोफेसर लिन दोनों को बहुत दुख होता है। तो जांग को ऐसे दुखी देखकर प्रोफेसर लिन कहती हैं कि हर किसी की अपनी किस्मत होती है, तो प्लीज तुम खुद को ब्लेम मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, देखना तुम फिर से संभल जाओगी। तो जांग उन्हें दिल से धन्यवाद कहती है, क्योंकि अगर वो ना होती तो जांग ये लड़ाई कभी नहीं जीत पाती। तो वो मुस्कुराती हैं और वहां से चली जाती हैं और इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। कीप लाइकिंग एंड शेयरिंग।